हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने जो पहले ही पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो वो पिछला लेक्चर देख लीजिए। अगर आप नए हैं और आपको अगर समझ आते हैं मेरे लेक्चर्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि सिंगल एंट्री के बारे में, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम बड़ी ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपना जो डाटा होता है वो नहीं बनाती है ना, और जहाँ तो कुछ और जो मतलब कि ये कौन से होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो लोग नहीं बनाते अपना डाटा। और जो बड़ी फर्म्स होती हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो किसके ऊपर बेस होती हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस छोटी नहीं, बड़ी वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड होती हैं डबल एंट्री। तो फिर आप बोलोगे कि सर आप हमें सिंगल एंट्री क्यों पढ़ा रहे हो? सिंगल एंट्री भी बहुत जगह यूज होती है ना। और देखो, बिजनेसमैन जो कि छोटी इन्फॉर्मेशन में खुश होते हैं, कैश, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और रफ स्केच पे काम करते हैं, जो मतलब कि छोटे बिजनेसमैन होते हैं, है ना, उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। वो सिंगल एंट्री के हिसाब से काम करता है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा पैड लेके उन्होंने सीधे एक सिंगल एंट्री बनाई होती है, उसके ऊपर अपने खर्चे, है ना, और सामान बेचते क्या हैं उसके ऊपर ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाहे वो अपनी दुकान से ही सामान लेके जाएं, वो भी उनके उसी अकाउंट से ही जाते हैं, वो दूसरी कोई भी अपनी एंट्री बुक मेंटेन नहीं रखते। और ऐसे सिस्टम में क्या होते हैं, ओनली पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, और क्या होता है, और कैश बुक होती है। एक्सपेंसेस एंड इनकम रिफ्लेक्ट होती है, जो भी खर्चे होते हैं, है ना, और जो भी इनकम होती है वो कैश बुक से देखी जा सकती है ना। एक्सपेंस और इनकम देखी जा सकती है। और जो पर्सनल अकाउंट होता है उससे ये पता चल सकता है कि किसको उधार दिया है ना, किससे उधार लिया है ना, तो उसके ऊपर इसके हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है। दिस सिस्टम यूजुअली फॉलोज कैश बेसिस अकाउंटिंग, और इसको हम नॉन एक्रूअल और नॉन कैश एंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये कैश में नहीं गिनी जाती ये वाली, लेकिन ये कैश में गिनी जाती है, एक्सपेंस और इनकम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंट्रीज लाइक डिप्रिशिएशन, प्रोविजंस, एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम्स जनरली हैव नो प्लेस अंडर सच सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या, जो भी हमारा, मान लो आपने दुकान बनाई, दुकान को रिपेयर कराया, उसके आपने खर्चा तो लिखा है ना, पैसे कहाँ से आए वो तो लिखे, लेकिन वो इस कैश बुक के साथ कोई रिलेट नहीं करते हैं, वो रिलेशन इनका ना के समान होता है। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, और सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखते हैं हम। फीचर्स सिंगल एंट्री सिस्टम में जो फीचर्स हमारे पास हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो फीचर्स क्या क्या होते हैं, मैं लिखता हूँ फीचर्स। क्या फीचर्स हैं? मेंटेनेंस ऑफ बुक बाय अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म, है ना, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? या तो कोई सिंगल बिजनेसमैन होएगा, मतलब दुकान वाले, है ना, और या तो और पार्टनरशिप फर्म, कहीं पे पार्टनरशिप फर्म चल रही होगी वहाँ पे,
वाउचर बचाते हैं। द बुक्स which are maintained according to the system can be kept only in sole trader or by partnership firms। ये बस वही रखते हैं जो कि सिंगल ओनर बिजनेसमैन होते हैं या तो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, वही ऐसी बुक रखते हैं। और क्या, और इन्होंने एक मेंटेनेंस, एक कैश बुक भी ये मेंटेन करते हैं। कैश इन दिस सिस्टम इट इज़ वेरी ऑफन टू कीप वन कैश बुक। कैश बुक होती है इसमें, और जो ये कैश बुक होती है वो विच मिक्सेस बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस एंड प्राइवेट दोनों ट्रांजैक्शंस यहाँ पे ही होती हैं, इसमें ही होती हैं, ठीक है। कैश बुक, इसी कैश, एक ही कैश बुक के ऊपर होती हैं, ठीक है। ओनली पर्सनल अकाउंट आर कैप्ट इन दिस सिस्टम। एक पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें अवॉइड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट होता है ना, जिसमें सिर्फ पर्सनल डिटेल्स लिखी जाती हैं और कुछ नहीं होता उसमें, बस उसके अपना डाटा लिखा जाता है कि क्या उसने खर्चे किए हैं, और बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता। आपने देखा होगा दुकानदारों के पास ये होता है ना, एक तो कैश बुक होती है बड़ी सी, और एक पर्सनल छोटी सी बुक वो रखते हैं ताकि वो अपने जो खर्चे हैं, है ना, जो उधार दिया है किसी को, किसी से उधार लेना है या देना है किसी को, तो वो उसमें रखते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन वन हैज़ टू डिपेंड ऑन ओरिजिनल वाउचर। एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, है ना। अब देखो, अभी कभी कभी क्या करते हैं दुकानदार, क्रेडिट पे सामान लेते हैं, तो उनके क्या रखने पड़ते हैं, उनको ओरिजिनल वाउचर रखने पड़ते हैं। और ताकि उसको इनवॉइस और मे कीप द इनवॉइस विदाउट रिकॉर्डिंग, प्रिएटर may keep the invoice without recording it anywhere at the end of the year. That invoice gives an idea of total credit sales of the business। और क्या, और फिर जो ये वाउचर्स होते हैं, फिर उसके बाद जो टोटल उनके इनवॉइसेस होते हैं, है ना, आपने देखा होगा एक ऐसे पेज सा होता है, उसके पीछे मतलब कि कार्बन डाल के वो जो भी उसमें इनवॉइस बनाते हैं उसके पीछे वो छप जाता है, फिर उससे उनको पता चल जाता है कि टोटल उनकी जो भी क्रेडिट, है ना, क्रेडिट सेल है वो कितनी हुई है, तो वो फिर इधर से देख लेते हैं, ठीक। अगला होता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इनके कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी लैक होती है क्योंकि इनका डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ पर्सन, वो मतलब कि अपने हिसाब से देखते हैं कि कैसे उनको एंट्री बनानी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के हाथ में होता है। ये यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं काम करता कोई, यहाँ पे वो खुद ही जो इंडिविजुअल होता है जो कि सेल कर रहा होता है वो खुद ही सारा का सारा मैनेज करता है, तो यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है ना। वो अपने हिसाब से कभी कभी डबल एंट्री सिस्टम कर लेता है, कभी कभी सिंगल, उसके अपना हिसाब होता है, ठीक है आपने। और फिर उसके बाद क्या आता है, डिफ़िकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इट इज़ मच डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉमिनल और रियल अकाउंट इन द लेजर, क्योंकि उसने सिंगल शीट पे बनाए हैं और लेजर का तो कोई नामो निशान नहीं है ना, तो इसलिए जब लेजर नहीं है तो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि फाइनल अकाउंट में डिफ़िकल्टी आती है। क्या देखने में क्या डिफ़िकल्टी आती है फाइनल अकाउंट में, कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ पता नहीं चलता, ठीक है। ये फीचर्स थे। अब सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम में
डिफरेंस क्या क्या है। अब कंपेयर करते हैं। अब सिंगल एंट्री और यहाँ पे लिखते हैं डबल एंट्री के बारे में। देखो पहले तो सिंगल एंट्री में क्या, इसका मतलब क्या है, द सिस्टम अकाउंटिंग इन विच ओनली वन साइडेड एंट्री इज रिक्वायर्ड। क्या, ओनली वन साइडेड एंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक ही साइड में एंट्री बनाई जाती है तो उसको सिंगल एंट्री, जितने भी पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर ही वो लिखते हैं। ठीक है, और डबल एंट्री ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, द अकाउंटिंग इन विच एवरी ट्रांजैक्शंस अफेक्ट टू अकाउंट सिमिल्टेनियसली, है ना, उन्होंने दो अकाउंट बनाए होते हैं। ठीक है, विच एवरी ट्रांजैक्शंस, इसमें क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, मतलब कि दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, अब अगला नेचर। अब इसका क्या नेचर होता है, इसका थोड़ा नेचर, इसका नेचर सिंपल होता है, आसानी से लिखो, जो भी खर्चे हो रहे हैं सीधे लिख दो। इधर इसका नेचर कैसे होता है, इसका नेचर होता है कॉम्प्लेक्स, है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि अलग अलग कॉलम बनाने पड़ते हैं, है ना। और टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग कैसी होती है, इसकी रिकॉर्डिंग होती है इनकम्प्लीट, इसमें सब कुछ हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये वाली रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है ना, कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन कंप्लीट होती है। सेकंड, फिर एरर्स, एरर्स तो हार्ड टू आइडेंटिफाई, और हार्ड टू आइडेंटिफाई, और यहाँ पे एरर्स इजी टू लोकेट, आसानी से दिख जाते हैं। फिर लेजर, लेजर होता है पर्सनल कैश, पर्सनल एंड कैश, इस इधर लेजर कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कि कैसे दो, मतलब कि अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक पर्सनल होता है जो कि अपना खर्चा देखता है, मैंने आप पहले ही बताया, एंड कैश, और ये बाकी के जो भी कैश होता है उसके बारे में देखा जाता है अकाउंट। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल अलग होता है और रियल अलग होता है, सॉरी रियल मतलब कि वो टोटल, एंड नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट अलग लिखा जाता है। ठीक है, सबके अलग अलग अकाउंट होते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे की जाती हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस में, स्मॉल दुकान, स्मॉल छोटी छोटी दुकानों में, और ये बड़ी बड़ी दुकानों में ऐसे किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिफ़िकल्ट, और इसमें क्या होता है, इसमें इजी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इजी होता है, पता रहता है कि कितना खर्चा हुआ, क्या खर्चा किया, सब कुछ डिटेल्ड में लिखा होता है, क्योंकि अलग अलग कॉलम बनाए होते हैं ना, इसलिए। अब जब हम टैक्स देंगे, क्या वो टैक्स देने के लिए सही है, नो, टैक्स पता नहीं चलेगा क्या हमने बेचा, क्या खरीदा, लेकिन ये सूटेबल होता है टैक्स देने के लिए। इससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता की जा सकती है, कैन नॉट बी असरटेन्ड ईजिली, पता नहीं की जा सकती, है ना, नो, है ना, लेकिन इधर पता चलता है कि आप कितने, आपको फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं, है ना, किसी के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, किसी के बेनिफिट कम होते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट है,
benefits of सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बेनिफिट होते हैं? देखो, इट इज़ क्विक एंड इजी टू मेंटेन, पहला जो कि क्विक और एंड इजी टू मेंटेन, आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। और वन डजंट रिक्वायर एम्प्लॉइंग अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, है ना, एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय नहीं रखने की ज़रूरत है। और दिस इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर बिजनेस रन बाय इंडिविजुअल वेयर द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इज़ नॉट लार्ज, है ना, जहाँ पे स्मॉल बिजनेस है वहाँ पे ये होता है। ठीक है, इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट नीड अ कम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग, है ना। ये क्या होता है? सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े रिकॉर्ड रखने नहीं होते, रिकॉर्ड क्योंकि ज़्यादा रखने नहीं होते इसलिए इजी होता है, इकोनॉमिकल होता है। और वीकनेसेस क्या हैं इसकी, अब वो देखेंगे क्या वीकनेस है इसकी। देखो, सबसे बड़ी तो वीकनेस ये है कि इसमें ट्रायल बैलेंस शीट नहीं होती है ना, इसमें पता नहीं चलता कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब वीकनेसेस देखते हैं इसकी। क्या वीकनेसेस है? पहले ए, द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री इज नॉट फॉलोड। डबल एंट्री का प्रिंसिपल, डबल एंट्री तो सिंगल एंट्री तो डबल एंट्री वाला फॉलो नहीं किया जा सकता। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाई जा सकती, है ना। और क्या, एज सच अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी ग्रांटेड, और अर्थमेटिक मतलब कि हिसाब किताब में भी गड़बड़ी हो जाती है, तो वो भी नहीं होती, है ना। अब दूसरा, प्रॉफिट और लॉस कैन बी फाउंड आउट ओनली बाय एस्टीमेट, सिर्फ एस्टीमेट से ही पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, एस्टीमेट से पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, ठीक है। और एज नॉमिनल अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ बैलेंस शीट इन एब्सेंस ऑफ रियल अकाउंट। अब उनकी जो इट इज़ नॉट, क्या हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते, बैलेंस शीट ऑफ रियल अकाउंट मतलब कितना उसने पैसे दे दिए, कितने बकाया है, तो उसकी बैलेंस शीट हम नहीं बना सकते। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, फ्रॉड्स बहुत मुश्किल से पता चलते हैं कि कोई फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। फिर और वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लिएबिलिटी नॉट प्रॉपर, है ना, हमारे असेट्स, है ना, फ़ायदे की क्या चीज़ें हैं, एंड सबसे बड़ी बात, और लायबिलिटीज़ क्या हैं, किससे हमें नुकसान हो रहा है ना, इसका हमें पता नहीं चलता। और क्या है, द एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक बैंक कैन नॉट यूज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक को पता नहीं चलता कि ये क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इनकी पैसे कैसे ये कर रहे हैं। अ बैंक कैन नॉट डिसाइड वेदर टू लेंड मनी, है ना, बैंक डिसाइड भी नहीं करता कि लेंड मनी करे उनको कि नहीं, है ना, पैसे दें कि नहीं दें। इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रियोटर गेट मिक्सड, और इसमें क्या होता है, बिजनेस एंड पर्सनल ये सब मिक्स्ड होती हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब अगला, समझ में आया क्या क्या नुकसान है इसके। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है। In this method, statement of affairs is created, which is
सिमिलर टू द बैलेंस शीट, ये क्या होते हैं, बैलेंस शीट की तरह ही होती है स्टेटमेंट ऑफ फेयर, और रिगार्ड टू द फॉर्मेट बेस्ड ऑन द सेम अकाउंटिंग इक्वेशन, और वही अकाउंटिंग इक्वेशन भी यहाँ पे की जाती है। क्या अकाउंटिंग, कैपिटल जो हमने खर्च करते हैं और जो हमने हमारे पास इसमें एसेट्स हैं और हमारे इसमें से जो लायबिलिटीज़ हैं, है ना। तो इसमें द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये उसके ऊपर बनाई जाती है जिसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। देन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड, दिस इज मेड बाय कंसीडरिंग द चेंज इन कैपिटल ड्यू टू एडिशनल मनी ब्रॉट इन द बिजनेसमैन बाय ड्राइंग मेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। तो इससे इसमें पता चलता है कि वो असेट्स क्या है, लिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उनको क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट है कि लॉस है। और जो उसने अपने बिजनेस के बीच में से ड्राइंग्स की हैं, मतलब कि अपने यूज़ के लिए चीज़ें निकाली हैं, तो उसके बारे में भी पता चलता है कि क्या उसने निकाला। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड अंडर सिंगल एंट्री, अब यहाँ पे आप जब स्टेटमेंट बनाते हो अपने प्रॉफिट या लॉस की, वो कैसे बनती है, देखो मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, आप तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्योंकि आप जब स्टेटमेंट बनाओगे तो थोड़ा उसमें बॉक्सेस का यूज़ करोगे। देखो आप क्या बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे, ऐसे एक साइड में क्या लिखोगे, अपने अमाउंट कितना स्पेंड किया, इस तरफ क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स कहाँ स्पेंड किया, ठीक है। पहले क्या आता है, कैपिटल, कैपिटल पे कितना खर्चा किया, लेस एड लेस, है ना। लेस एड लेस क्या कर रहा हूँ, देखो कैपिटल जो बिगनिंग में पैसे लगाए, ये बिगनिंग वाला है ना। फिर जो ड्राइंग्स अपने यूज़ के लिए जो चीज़ें निकाली वो, और फर्दर कैपिटल, और जो पैसे लगाए उसके बारे में। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके बारे में, लेस एडजस्टमेंट उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हर एक इसके बारे में वो कॉलम होएगा, कितने पैसे लगे, प्रॉफिट लॉस, लेस एडजस्टमेंट इफ़ एनी से, है ना, कोई नुकसान, है ना, लेस क्या, बैड डेब्ट्स जिसने पैसे नहीं दिए उसके बारे में लिखो, कितना नुकसान हुआ उस चक्कर में, है ना। नेट प्रॉफिट और लॉस, फिर उसके बाद क्या आएगा नीचे, नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक। और फिर उसके बाद क्या, लेस एप्रोप्रिएट आइटम्स, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट जो अपने पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट देना है जो अपने पार्टनर्स को, और सैलरी देनी है, ये सब भी इसके अंदर आता है, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं। और फिर एंड में डिविजिबल प्रॉफिट,
एंड में जो प्रॉफिट आया उसके बारे में लिखा जाता है। ये भी कोई पैसे होंगे, ये भी कोई पैसे होंगे, है ना। और फिर उस हिसाब से यहाँ पे टोटल बनाया जाता है कि टोटल कैपिटल कितना खर्च किया था, और फिर उसके बाद जो एडजस्टमेंट में मतलब कि जो अपने पैसे डूबे बीच में वो, फिर लेस, फिर डेप्रिसिएशन नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये सब काउंट किया जाता है और एंड में प्रॉफिट आता है अपना। ठीक है, ऐसे कुछ हम कॉलम्स बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आमिर की। आमिर क्या कर रहा है, हिज अकाउंट कीप्स हिज अकाउंट इन सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री में रखता है आमिर। ठीक है, अपने अकाउंट को। कैसे सिंगल एंट्री में रख रहा है, देखो आपको, देखो जो उसने जो क्रेडिटर को देने हैं, क्रेडिटर को देने हैं ये 31 को 31, 3, 12 और 31, 3, 13 है ना, ये उसने बनाए, ऐसे कॉलम बनाया उसने। ठीक है, क्रेडिटर को कितने दिए 55200 कितना, फिर इधर कितना दिया 58500 दिया उसको। ठीक है, फिर कैश, कैश कितना था 600, ये 1500 है ना। बिल पे, बिल पे कितने किए 26,400 का बिल पे किया, और यहाँ 28,200 का बिल पे किया, और वहाँ पे बिल्स जो रिसीव हुए, बिल रिसीव्स कितने रिसीव्स हुए 16,200, और ये 18,300। डेटर को कितने दे 45,600, और यहाँ पे 56,000, 47,300, 58,000 और 17,000 ऐसे बनाया हुआ है इसने। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी, कंप्यूटर, ये स्टॉक इन चेंज कितना है उसके पास 31,000 का है, और इधर 47 का है, और 66,200 का है, और यहाँ पे 18,000 का है कंप्यूटर्स जो उसने लिए। तो ऐसे उसने अपने क्रेडिट, कैश, डेबिट ये सब मिक्स करके लिखा हुआ है। लेकिन प्रकाश क्या करता है, ब्रॉट इन एडिशन RS, क्या किया प्रकाश, ये किसका था आमिर है ना। अभी जो ये प्रकाश है ब्रॉट दी एडिशनल है ना, क्या एडिशनल ब्रॉट किया 7,500 कैश निकाल दिया, और विदड्रॉ गुड्स ऑफ 2100, और इतना उसने बीच में से निकाल दिया 77,200 फॉर हिज पर्सनल यूज़। इंटरेस्ट इन द कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग 10%। ठीक है, ये सब उसके ऊपर यूज़ होएगा। प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें देखना आप जो क्रेडिटर है
है ना, उसको जो पैसे देने हैं, वो बिल पे देने हैं, वो सब अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। मुश्किल होएगा थोड़ा, लेकिन देख लो जो सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे किया जाता है। देखो स्टेटमेंट अफेयर्स बनाया उसने, ऐसे लिखेगा, इधर लिखेगा अपनी लाइबिलिटीज, इधर लिखेगा उनके अमाउंट, इधर लिखेगा एसेट्स, इधर लिखेगा उनका अमाउंट। ठीक है, अब क्रेडिटर को कितने देने हैं? 55, 200। बिल्स यहाँ पे पेएबल 26, 400। और कैपिटल में कितना लगा उसका? कैपिटल में उसका लगा 96,000। ठीक है, अब एसेट क्या है? कैश है उसके पास, कितना है? 600। बिल जो उसको मिले हैं रिसीवेबल कितना है? 16,200। डेटर है ना, जो उसके कर्जदार हैं, जो उसने कर्जा दिया है लोगों को, कितना है? 456,000। ठीक है, और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक जो बेचने के लिए है वो कितना है? 31,000 का है। और मशीनरी कितनी है? 66,200। और कंप्यूटर कितने का लिया? 18,000 का लिया। टोटल कितना है उसके पास? 1,77,600। और इधर अमाउंट इसका कितना है? 1,70,700, मतलब कि उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है इस साल। तो अगले साल भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या? नेट प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर वो कितना जो उसने बीच में से निकाला, वो उसको खर्चा हो